कैसे हो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली बिलेटेड। आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी और इस दिवाली पे आप सभी के लिए सिलेक्शन की जो शुभकामना है वो मेरी तरफ से। आप लोग अच्छे से मेहनत करो और आप लोग अपने जिसका भी जो टारगेट है वो उसको अचीव करें। जो भी रैंक आप लोगों ने डिसाइड कर रखी है या जो भी मार्क्स आप लेना चाहते हो वो आपको मिले, ठीक है। तो देखो बच्चों, अपन रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि अपन ने प्रिज्म वाला पार्ट फिनिश कर लिया है। अब आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। मतलब अभी तक तो क्या होता था कि रिफ्रैक्शन हम जो करवाते थे वो फ्लैट सरफेस से करवाते थे, यानी कोई भी फ्लैट सरफेस होती थी, एक मीडियम डेंसर होता था, एक मीडियम रेयरर होता था, लाइट किसी एक मीडियम से आती थी और वो जो बाउंड्री मीडियम है उससे टकराती थी और उसका डेविएशन हो जाता था। अब क्या होने वाला है कि स्फेरिकल पार्ट से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो देखते हैं कैसे। अब आज अपन जो देखने वाले हैं वो क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। क्या देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है स्फेरिकल सरफेस के अंदर। अब क्या होगा कि ये वैसा ही है, इससे ही अपन डिराइव करेंगे कि किस तरीके से लेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे अपन ने देखा है, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है, लेंस में इमेज वगैरह जो फॉर्म करते हैं उसके अंदर जो फॉर्मूला निकल के आता है वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो किस तरीके से डेराइव होता है वो सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर। तो देखो, मान लो लेट्स से कि ये एक हमारी स्फेरिकल सरफेस, क्या है ये, स्फेरिकल सरफेस, ठीक। अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, क्या कि जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पे, है ना। ये जो मीडियम है वो कितना है, μ1, और ये वाला जो मीडियम है वो क्या है, μ2। और अपने को ये दे रखा है कि μ2 जो है वो क्या है, μ1 से ज्यादा है, मतलब μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अपन पहले फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, फिर उसके बाद अपन ये देखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से डिस्टेंस जो भी होगी, ये इसका पोल हो चुका है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं एक और चीज, ये इसका कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल पार्ट का, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, सी बोल दिया है, ठीक। अब अपन एक एक करके इसमें सारी चीजों को देखेंगे। देखो यहां पे रे चली, ठीक। अब ये कहां से पास होगी, सबसे पहले हमने क्या करा, रे चलाई, ठीक। किससे चलाई, ऑब्जेक्ट से रे चलाई। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जिसको मैं नाम दे देता हूं O। तो O से रे चली और किधर की तरफ, स्फेरिकल पार्ट की तरफ। ये वाला मीडियम μ2 का था, ये वाला मीडियम μ1 का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपन इस रिफ्रैक्शन के अंदर क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, क्या चीज बोली बच्चों मैंने, कोई भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो कैसे जानी चाहिए थी, जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर कैसे चली जाएगी, ऐसे। और यहां पे क्या उसकी फॉर्म हो जाएगी, इमेज। हुई या नहीं हुई। हम क्या बोलते हैं कि कोई भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, और जब भी कोई लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। तो यहाँ पे रेयरर ये था, डेंसर ये हो गया, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये O हो गया, ये I हो गया, इसको I बोल देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे A, ये P पॉइंट है ना, और ये मान लेते हैं OAC, और इस पॉइंट को मान देते हैं B, ठीक है। अब अपन एंगल्स मान रहे हैं बच्चों, तो एंगल्स को किस तरीके से मानेंगे, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल हो गया हमारे अल्फा, ये वाला एंगल हो गया बीटा, ये वाला एंगल हो गया गामा, ये वाला एंगल हो गया डेल्टा,
ये एंगल आई, ठीक है। अब मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनो तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे कहूंगा तो मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई थी कि ये स्फेरिकल सरफेस जो है उसका जैसा अपन ने उसके अंदर देखा था, किसमें, मिरर फॉर्मूला के अंदर मैंने जब डिराइव किया था तो मैंने कहा था कि ये P और B पॉइंट है ना, ये ऑलमोस्ट पास में है, तभी अपन ये सारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके चल रहे हैं। तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख देंगे कि B इज वेरी क्लोज टू द P point such that they can assume a single point, यहां पे क्या है, आप इसको सिंगल पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर आप कहोगे तो मुझे एक चीज बताओ, देखो मैं आपसे कहूं ट्राइंगल ACI, क्या दिख रहा है बेटा, ट्राइंगल ACI क्या हुआ, हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल। कैसे, यानी हम ये लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, गामा की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, ये आ गई बीटा माइनस डेल्टा, निकल के आई नहीं आई। अच्छा, फिर ये देखो एक और ट्राइंगल मुझे दिखने में आ रहा है, कौन सा, ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC। तो देखो ये दोनों क्या बन चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल बन चुके हैं, नहीं बन चुके। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि I का जो सम है वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस बीटा के। ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां से अपन ने ये दोनों चीजें देख ली है। अब इसके बाद अगर मैं यहां पे कहूं तो अब ध्यान से जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसको देखो। अगर मैं आपसे कहूं बताओ tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आने वाली है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में देखो लिखना तो मुझे AB अपॉन OB लिखना चाहिए, पर मुझे पता है यहाँ पे P और B को आप सेम पॉइंट ले रहे हो, तो AP डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, OP, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं कहूं tan बीटा बताओ, tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan बीटा जो आने वाला है वो आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC, पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, AP डिवाइडेड बाय PC, ठीक। फिर उसके बाद में अगर बात करूं तो यहां क्या आ जाएगा, यह आएगा tan डेल्टा की। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो tan डेल्टा कितना आ जाएगा, देखो tan डेल्टा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो AB डिवाइडेड बाय BI आएगा, पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये AP डिवाइडेड बाय PI हो चुका है ना, ये हो गया। मुझे मैं ये इसलिए निकाल रहा हूं, देखो मैं आप लोगों को एक रीजन बताऊंगा कि ऐसा सब अपन क्यों कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं यहां पे कहूं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है V, है ना। तो अपन यहां ये लिख रहे हैं U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ सरफेस, ठीक है। V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ सरफेस, यानी P पॉइंट से यहां पे क्या है, डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पे जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि OP, तो OP को मैं ये लिख सकता हूं ना, अगर अपन यहां पे लिखना चाहेंगे तो देखो अब मैंने आपको यहां से क्या चीज बोली थी कि जब आप यहां पे देखोगे किसको, कि ये रे ऐसे चली है, तो अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेते हैं। तो मुझे बताओ ये रे ऐसे चल रही, डिस्टेंस पोल से नापोगे, इसका मतलब OP तो -U लिखने वाले हैं। चलो फिर इसके बाद कर्व ऐसे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी PC की वैल्यू क्या +R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां से यहीं तो डिस्टेंस नापोगे और ये हमारी क्या आने वाली है, +R। अच्छा, इमेज डिस्टेंस भी क्या आने वाली है, अगर मैं यहां पे PI की बात करूं तो PI भी क्या +V आने वाला है कि नहीं आने वाला, आएगा,
तो ये अपन ने लिख दिया। अब अपने को एक चीज पता है कि इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा होता है नहीं होता। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं उसके पीछे कारण सुने। मुझे पता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर मैं कहूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या चीज लिख सकते हैं, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब जब i एंगल स्मॉल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, μ1 sin की जगह यहां आ जाएगा tan i, क्योंकि मुझे tan i की वैल्यू पता है, और यह आ जाएगा μ2 tan r। अब मुझे बताओ यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ1 tan i कितना बताया भाई आपने, i की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया। और यहां पे कितना आ जाएगा, अगर आप इसके अंदर बात करोगे तो कितना आएगा, μ2 tan r की वैल्यू कितनी, गामा की वैल्यू कितनी आई थी, बीटा माइनस डेल्टा, तो ये आया बीटा माइनस डेल्टा आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये आएगा μ1 tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और आ जाएगा μ2 tan बीटा माइनस tan डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan बीटा tan डेल्टा आने वाला ही है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एंगल स्मॉल है, आई पहले से स्मॉल है, तो ये भी क्या रहे होंगे, स्मॉल, और जब यहां पे ये चीज स्मॉल रही होगी तो ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हुई मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल मल्टीप्लाई होके 1 से बहुत कम आएगी, इसलिए ये जीरो के अंदर टेंड हो गई, और ये भी किस में टेंड हो गई, जीरो में। यानी आंसर क्या आया, आंसर आ चुका है μ1 tan अल्फा प्लस μ1 tan बीटा इज इक्वल टू μ2 tan बीटा माइनस μ2 tan डेल्टा। ठीक है, अब अपन वैल्यू रखते हैं μ1, तो सबसे पहले μ1 लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, AP अपॉन OP, तो ये आ गया AP अपॉन OP प्लस μ1 tan बीटा की वैल्यू कितनी है, AP अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 क्या आ जाएगा, AP अपॉन PC माइनस μ2 यह आ जाएगा AP अपॉन PI, है ना। अब आप ध्यान से देखो, AP सबके अंदर कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो गया, तो यहां आएगा μ1 OP की वैल्यू क्या थी भाई, ये आ गया माइनस 1 अपॉन U, फिर प्लस μ1 PC की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन R, यह आ जाएगा μ2 PC की वैल्यू R, और यहां μ2 यह आ जाएगा V। तो आंसर क्या आया देखो, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। तो ये स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकल के आया, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, अब देखो चीजें ऐसे ध्यान में रखोगे किस तरीके से, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइड, ठीक, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज साइड, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों चीजें है ना। अब यहां पे क्या चीज ध्यान में रखनी है, ध्यान में ये चीज रखनी है कि सभी जो है वो विद साइन पुट करने हैं, ऑल मस्ट बी विद साइन, बिना साइन के यहां पे पुट नहीं करोगे, ठीक है ना। मतलब वही इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे क्या जाएगी, पॉजिटिव। बस यही ध्यान में रखना है अपने को कि किस डायरेक्शन को अपने को पॉजिटिव लेना है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है। अब मान लो कोई कहता है कि सर ये तो चलो आपने वो बता दिया, इसके अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के लिए तो बहुत इजी सा है। अगर आपको मान लो डेरिवेशन भी आता है तो देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया अपने, ठीक। तो मेरे को रे हमेशा कहाँ से चलानी चाहिए। देखो रे चलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मुझे एक रे तो हमेशा पता है, ये यहाँ पे इमेज बन गई, ये डिस्टेंस v हो चुकी है, ये पोल हो गया, ये डिस्टेंस u हो चुकी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अगर a है तो ये क्या हो गया, a डैश हो गया, ये एंगल। अब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया। तो अपने को पता है ये मीडियम μ1 है, ये मीडियम μ2 है, तो क्या लिखोगे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। पर अगर मैं यहाँ देखो तो μ1 tan I इज इक्वल टू μ2 tan R। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बात समझ में आएगी होगी आपको कि ये सब क्यों किया जा रहा है। वो किस लिए किया जा रहा है, केवल इस वजह से ताकि अपन मैग्निफिकेशन, देखो ये आई एंगल जो है वो बहुत स्मॉल है, तो मैं ये लिखता आई स्मॉल, फिर साइन आई के इक्वल, टेन आई के इक्वल। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिखोगे, μ1 ये आ जाएगा OA अपॉन OP, और ये आ जाएगा कितना, μ2 A डैश I बटे PI। तो मुझे यहां से क्या पता लग गया, OA क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो HO, और A डैश I क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ले जाता हूं मैं उधर, तो ये आ जाएगा HI अपॉन HO इज इक्वल टू, अब देखो यहां से रे चली है न्यू और ऐसे जा रही है, U क्या लोगे, नेगेटिव, U क्या लेने वाले हो, नेगेटिव, तो नेगेटिव लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये PI इधर की तरफ आएगा, PI तो आ जाएगा μ1 इंटू V बटे μ2 इंटू U। ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस का कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ विथ साइन तो लिया ही नहीं, लिया है बेटा। यहाँ पे ये जो U है वो नेगेटिव आएगा, हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव आएगी, तो अपने आप ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये चीज मैंने पहले से ही कंसीडर कर लिया, आप चाहो तो यहाँ कंसीडर कर सकते हो। OA पॉजिटिव है तो A डैश ये आ गया, और OP की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये U है, तो मैग्निफिकेशन को भी अपन इस तरीके से डिराइव कर सकते। तो ये वाला, अब देखो मैं इसमें एग्जाम्पल से आप लोगों को चीजें क्लियर करूंगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना चाहिए। सबसे मेन जो मोटो होता है वो होता है इसको अप्लाई करना। हर एक स्टूडेंट को क्या होता है कि ये फॉर्मूला तो याद रह जाता है, जब मल्टीपल टाइम्स इसको अप्लाई करना होता है तो वहां पे दिक्कत आती है। तो अब अपन ये देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई। इसके पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट फोकस क्या होता है इसके अंदर, सेकंड फोकस क्या होता है। बात करते हैं, पहले एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, ये बोला हुआ है 3/2 है, ये है 4/3 का मीडियम, ठीक। आपको बोला हुआ है R की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। आपसे बोला हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट, फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R, यही आएगा। अब इसमें अप्लाई करते टाइम देखो कैसे अप्लाई करेंगे। रे किधर से चलेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से रे चलेगी, जाएगी किधर, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। अब मुझे यहां दिख रहा है, देखो μ2 क्या था, जिसमें रे एंटर करेगी, किसमें एंटर कर रही है, 4/3 में, तो ये 4/3 V निकालना है। माइनस μ1 क्या होगा, 3/2, जहां से रे चली है, कितनी डिस्टेंस से, यहां से नापोगे ना, तो यहां से हमेशा U की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो u की वैल्यू बात करेंगे तो -20, ठीक है। और वैसे ये रियल ऑब्जेक्ट होगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, सामने रखा हुआ है तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया ना स्फेरिकल के सामने। μ2 क्या हो गया 4/3, μ1 क्या हो गया 3/2, इनका तो विद साइन देखना ही नहीं है। r क्या होगा, r देखो कर्व यूं घुमा हुआ है तो इधर ही रहा होगा सेंटर, यानी ये कितना आ जाएगा +30। तो क्या आएगा 4/3v + 3/40 इज इक्वल टू, जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 एलसीएम लिया लेट से, तो ये आ जाएगा 8 - 9, तो ये आ जाएगा -1/30 × 6। तो यहां सोल्व करेंगे तो क्या आया 4/3v इज इक्वल टू 3/40 - 1/80, यहां आया 4/3v, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यह आ गया 360, तो कितना हो गया 9, तो ये आ गया 27 - 2 सॉरी। तो यहाँ पे v की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 25, ठीक है। तो अब अपन ने देखा ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बनने वाली है वो किधर की तरफ बनने वाली है, स्फेरिकल पार्ट से इधर की तरफ, है ना। तो अगर अपन यहाँ पे अपने से पूछे कि जो इमेज आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, तो यहाँ पे रियल इमेज आ रही है, क्योंकि वो स्फेरिकल पार्ट से इधर की तरफ बन रही है ना। ये वाले पार्ट में ध्यान में रखना, स्फेरिकल के अंदर रियल पार्ट इधर वाला होता है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जब एग्जाम्पल होंगे या इसके अंदर डिटेल में जाने लगेंगे तो चीजें आप लोगों को अपने आप क्लियर होने लगेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से मैंने देखो इसको सोल्व कर सकते हो, कोई टफ टास्क नहीं है, कैलकुलेशन है, अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है, जब भी रे सेकंड मीडियम में एंटर कर जाएगी तो इमेज के लिए ये वाला पार्ट रियल होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, वर्चुअल। किसके अंदर, स्फेरिकल के अंदर, यानी रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में तो आप लोग जानते ही हो, अगर मिरर के सामने बनती इमेज तो वो तो कौन सा हो गया, रियल इमेज वाला पार्ट। पर यहाँ पे रियल इमेज वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले फर्स्ट फोकस कौन सा होता है, फर्स्ट फोकस। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फोकस की जब अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस ढंग से रखा, कहाँ पे रखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस ढंग से रखा कि वो उसकी जो इमेज है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे बन रही है, इन्फानाइट पे, पर बन किधर रही है, दूसरी साइड पे, तो वो वाला क्या हो जाएगा, फोकस, फर्स्ट फोकस हो जाएगा। पहले तो ये ध्यान में रखना है, स्फेरिकल के केस में हमेशा दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस और एक क्या होता है, सेकेंडरी फोकस। फर्स्ट फोकस तो कौन सा होगा, इधर वाला, है ना, ये वाला जो प्राइमरी साइड है, और ये क्या हो चुकी है, सेकेंडरी साइड। तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर वाला तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोकस, और जिधर की तरफ इमेज बनती है वाला क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे स्फेरिकल पार्ट से चली और उसके बाद वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ गई सेकेंडरी साइड में, और उसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फानाइट पे, तो वो वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोकस, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस तो हमारे लिए क्या है, u है, पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर उसके केस में क्या बनेगा, तो देखो जब ये वाला केस होगा, तो ये वाले केस में क्या होगा, रे ऐसे आ रही होगी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं होगा पर वहां नजर आ रहा होगा, फिर रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये वाला कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स। आगे जाके मैं एक चीज बताऊंगा कि मिरर में तो कॉनकेव और लेंस के अंदर कॉन्वेक्स, इनके सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई, कॉनकेव, है ना। तो यहाँ पे जब कॉनकेव सरफेस होगी तो वहां पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में फोकस पे रखा हुआ नहीं होगा, वहां पे अपीयर हो रहा होगा, मतलब इंसिडेंट रे उस पे आती हुई नजर आ रही होगी। तो अब देखो ये वाला मीडियम μ2 हो गया, ये वाला मीडियम क्या हो गया, μ1। ऐसे ही इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, μ2, और ये क्या हो गया, μ1,
ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बच्चा यहाँ पे फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन से आंसर निकाल सकता है कि वहां पे वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे पता है फॉर कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लिख दोगे μ1 तो है ही, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब अपन यहाँ निकालेंगे तो देखो, है ना, यह आएगी μ2 अपॉन इन्फानाइट माइनस μ1 अपॉन माइनस u, यही होगा। और यहाँ क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, ये आएगा। अब ये u की वैल्यू तो किसके इक्वल होगी, माइनस एफ होगी कि नहीं होगी, वो मैंने विथ साइन पुट कर दी है ना, ये यहाँ पे ऐसे रख दो, नहीं तो आप लोग कहोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे मत करना है ना। और v की वैल्यू क्या है, इन्फानाइट। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो आ गया μ1 अपॉन एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या आ गई, μ1 r डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1। f1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, μ1 r डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1, है ना। अब इसमें भी यही दिक्कत होती है, जब ये वाला केस होता है ना तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखो मैंने वहां पे एक चीज रखी थी कि μ1 मैंने ऐसा क्यों बोला था, भले देखो यहाँ रे ऐसे नजर आ रही है आते हुए, पर मैंने μ1 के लिए क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। रिफ्रैक्टिव देखो यहाँ भले ही आप ये कहोगे सर रे तो इधर से आ रही है और इधर ही जा रही है, सेकंड में तो एंटर ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब मैं μ2 तो लिखूंगा ही नहीं। नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। गलत क्या कर रहे हो कि जब कभी भी रे नहीं, यहां मैंने गलत बना दिया, ये इधर की तरफ आएगा, सॉरी, यहाँ रिफ्रैक्ट होके तो इधर ही जाएगी ना, सेकंड मीडियम में एंटर करेगी। हाँ तो ये देखो, तो अगर मेरे से यहाँ पे बोला जाएगा तो जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए, देखो यहाँ पे इमेज तो कहाँ बन रही है, इन्फानाइट पे। अब भले यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे, पर रे यहाँ से इधर की तरफ से आती हुई नजर आ रही, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी मीडियम। तो जब मैं इसमें लगाऊंगा, देखो फॉर कॉनकेव, तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जब अपन यहाँ पे u की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा प्लस एफ, आएगी कि नहीं आएगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, ठीक। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट आ जाएगी, ठीक। अब जब आप यहां लगाओगे कि μ2 इधर की तरफ इमेज बन रही है तो ये इन्फानाइट, ठीक। यहां से रे आती हुई नजर आ रही है, यहां से रे आती हुई नजर आ रही है, तो यहां μ1 और कितनी डिस्टेंस है, प्लस एफ, यह आ जाएगा μ2 माइनस μ1 और यहां क्या आ जाएगा, माइनस आर, ठीक है। ये वाली कॉनकेव सरफेस ऐसे हो चुकी है ना, तो यहाँ f की वैल्यू देखो अपने आप क्या आ गई, μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। क्यों आई, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, अपने आप प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब ये आप लोगों को एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर होगी। अब अपन बात करते हैं कि सेकंड फोकस क्या होगा। तो अब देखो सेकंड फोकस की बात करें तो सेकंड फोकस के लिए डेफिनेशन क्या होगी, जैसे यहाँ पे हमने बना दी कॉन्वेक्स सरफेस, तो क्या होगी कि ये रे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हो चुका है हमारा इन्फानाइट पे, जब रिफ्रैक्शन के बाद कहीं पे मीट करेगी, है ना, तो इमेज कहाँ बन रही होगी, फोकस पे। तो आप क्या कहोगे कि अगर मैं कहूं कि ये मीडियम μ1 है, यहाँ पे मीडियम μ2 है, तो u की वैल्यू तो माइनस इन्फानाइट और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एफ, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे एंटर कर चुकी है ना ये। तो क्या लिखोगे, μ2 अपॉन एफ माइनस μ1 अपॉन माइनस इन्फानाइट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो f की वैल्यू आ गई μ2 r बटे μ2 माइनस μ1। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किस चीज की बात करने जा रहे हैं अपन, मान लो कि उसके लिए कॉनकेव सरफेस के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, तो कॉनकेव सरफेस के लिए अब देखो किस तरीके का डायग्राम बनने वाला है। तो कॉनकेव सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फानाइट पे, तो ये रे ऐसे आ रही, ये ऐसे जाएगी क्योंकि ये तो फैलाने का काम करेगा, तो ये ऐसे गई। तो जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये रे
ये μ1 और यहाँ μ2। यहाँ ऑब्जेक्ट तो कहाँ हो चुका है, इन्फानाइट पे। इमेज कहाँ हो चुकी है, f पे। अब देखो जब मैं यहाँ u लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट, और अगर मैं v लिखूंगा तो माइनस f आने वाला है। तो आप क्या लिखोगे, μ2 डिवाइडेड बाय माइनस f, μ1 डिवाइडेड बाय माइनस इन्फानाइट, μ2 माइनस μ1 बटे माइनस r। वापस से f की वैल्यू देखो आ गई μ2 r बटे μ2 माइनस μ1। तो ये क्या निकल के आया अपने सेकंड फोकस की वैल्यू। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं, 0.5 mm सेंटीमीटर कर लो, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ convex surface of mu is equal to 1.5 और ROC आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड image distance and height if object is at 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने क्या चीज बोली हुई है कि कॉन्वेक्स सरफेस है ना। तो कॉन्वेक्स सरफेस अपन बना देते हैं, ये हमारी कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, ठीक। ये वाली जो मीडियम है ये 1.5 दे रखा है, ठीक। और μ1 जब कुछ नहीं दे रखा तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, एयर ही कंसीडर करेंगे। अब ऑब्जेक्ट उसने बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, इन फ्रंट रखा हुआ है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया। हाइट उसने बोला है, इसकी हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ROC हमें क्या दे रखा है बच्चों, ROC की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, ROC इज 10 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो μ2 जिसमें रे जाएगी कौन सा, 1.5, v निकालना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय u माइनस 15 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ गया। ROC क्यों मैंने पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही आ रहा है, और जब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो अब क्या होगा, ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय 20। तो यहाँ कितना आया, 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 15। तो क्या आ जाएगा भाई, 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 60। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 90। यही आया। तो v की वैल्यू माइनस 90 आने का मतलब कैसा हो गया कि ये तो मतलब अब देखो रे डायग्राम को थोड़ा समझना, कैसा समझोगे कि यहां से रे चली है ना। अब ये आप लोग थोड़ा अगर इस चीज को समझ सकते हो तो मैं आपको बताता हूं। मान लो कि ये है ROC सेंटर है ना, ये डेंसर है, ये क्या है, डेंसर है। तो डेंसर के अंदर क्या हो जाएगा, डेंसर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब रेरर से डेंसर की तरफ कोई भी रे जाएगी, रेरर से डेंसर की तरफ जब जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो जानी ऐसे चाहिए थी पर यूं हो जाएगी। तो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं यहां पे मैग्नीफाइड इमेज बन रही होगी, और वो कैसे निकालेंगे, HI अपॉन HO इज इक्वल टू μ1 इंटू वी डिवाइडेड बाय μ2 इंटू यू, बताया था। तो क्या आ जाएगा, यहां देखो μ1 1, v की वैल्यू माइनस 90 डिवाइडेड बाय μ2 3/2 या 1.5, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये आ गया 15। देखो ये इससे कितने टाइम, 6 टाइम कैंसिल हो गया,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे u को विद साइन पुट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ये इससे 4 टाइम्स। तो देखो आया हमारे पास HI/HO की वैल्यू 4, यानी मैग्निफिकेशन तो 4 टाइम्स। अगर हाइट ऑफ इमेज पूछी गई है तो HI इज इक्वल टू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, कितना आ गया, +4 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस आ रहा है, इसका मतलब अब आप चाहो जो चीज बता सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता तो ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल था, है ना, और यहाँ पे इरेक्ट था। यहाँ इमेज की बात करें तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में उसकी इमेज नहीं बनी है, प्राइमरी मीडियम में ही बनी है, और इमेज भी कैसी है, इरेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो अपन, मैंने कहा ना ये वाला पार्ट क्या होगा, उसके लिए रियल होगा। अगर कोई भी रे इधर चली जाती है तो वो रियल पार्ट हो चुका है, अगर इधर ही रह जाती है सेम मीडियम में तो वो वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट उस पे आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से 8 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, ये बोला हुआ है 1.6 है। ठीक, यहां पे ठीक है, ये ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर 2 है। ठीक, आपसे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने, उसने कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ द सरफेस, मतलब मिडिल पे रखा हुआ है, यानी दोनों से 4 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस of 2 images viewed from 2 sides। ये वाला मीडियम भी 1 है, μ1, और यहां भी μ1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि आपको ये बताना है दोनों की, जो इस ऑब्जेक्ट की 2 इमेजेस बनेगी, एक तो किधर से जब O1 देखेगा और एक जब O2 देखेगा। अब ध्यान से समझना मैं क्या चीज बोलने वाला हूं। जब O1 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, O1 की, तो O1 क्या देखेगा, उसको तो फ्लैट सरफेस दिख रही है, और जब फ्लैट सरफेस होती है मतलब, तो फ्लैट सरफेस में ये डिस्टेंस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 1.6 है, ये म्यू की वैल्यू 1 है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे ये एक्चुअल में है, तो शिफ्ट की बात करूं तो क्या जाएगा, शिफ्ट इज इक्वल टू h1 माइनस 1 अपॉन म्यू, क्या जाएगा 4 1 माइनस 1 अपॉन 1.6। अब आप तो ये समझ ही चुके होंगे, म्यू ज्यादा अपॉन म्यू कम से, वो तो मैंने आप लोगों को बहुत सी बार बता रखा है। यह जाएगा 4 इंटू 0.6 बटे 1.6, ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा, 0.4 टाइम्स, यानी आ गया हमारे पास 3/2। यानी शिफ्ट कितनी आ चुकी है, 3/2, यानी यहां से पहले की तरफ इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट था कितनी डिस्टेंस पे, 1.5 पे, है ना। मतलब मैं अगर यहां पे कहूं तो फ्लैट सरफेस से जो डिस्टेंस हमारी निकल के आ रही है वो 2.5 निकल के आएगी कि नहीं आएगी। आप चाहते तो h/μ से भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं स्फेरिकल सरफेस से। किससे बात करते हैं, स्फेरिकल सरफेस से। अब यहां गलती मत कर देना, जो मैं कह रहा हूं वो ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है ऑब्जर्वर। रे हमेशा कहां से चलती है, ऑब्जेक्ट से, किधर की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां u की वैल्यू क्या लिखूंगा, -4 सेंटीमीटर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा।
μ1 मेरे लिए क्या आने वाला है 1.6, μ2 क्या आने वाला है 1 और v मुझे निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं तो -8 आने वाला है, क्योंकि रे जब चलेगी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स O2 तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखो क्या आएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 1.6 डिवाइडेड बाय u की बात करें तो -4 इज इक्वल टू μ2 1 माइनस 1.6 डिवाइड बाय -8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 अपॉन v प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 8। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 0.6 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाय 8। आंसर क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय 2.6, यानी अपन देख सकते हैं कितना आया ये, अगर अपन इसको कैंसिल करें तो 40/13 पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव आने का मतलब इस कर्व से कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे 40/13 बन रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको समझना, मैं आपको जो चीज़ समझाने चाहता हूँ, यहाँ से 2.5 पे I1 बन रहा है और यहाँ पे I2 बन रहा है। अब मुझे बताओ ये 8 है, 8 में से 2.5 गया तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी बनी, तो ये आ गया हमारे पास 5.5 बची। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस क्या आ जाएगी 40/13 प्लस 5.5। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो इसको 5.5 ही रहने दो, ये आ जाएगा 3.0, तो ये आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आज मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल अपन नॉर्मल क्लास के अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लाइव मिलेंगे। ठीक।